Good morning, class. Today we will revise whatever we have discussed from the beginning of chapter 2. चैप्टर 2 के बिगिनिंग से हमने जो भी डिस्कस किया था वो उसको एक फिर से रिवाइज करेंगे. क्विक रिवीजन होगा. अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन बहुत से आपके कन्फ्यूजन थे. कुछ स्टूडेंट्स को बैलेंस फोर्स नहीं समझ में आया था, और मे बी आगे जाके आपको फिर से कोई कन्फ्यूजन हो. तो पहले हम एक बार डाउट्स क्लियर कर लेते हैं. बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनेंगे और सिर्फ सुनेंगे, ठीक है? ओके. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था फोर्स. फोर्स क्या होता है? whenever we want to perform some work, जब हम कोई काम करना चाहते हैं, then we need to apply a force over it. For example, a simple example, I want to pick this pen up. So to pick it up, I need to apply a force over this direction and effort. एक effort लगाऊंगी मैं ताकि इसको मैं ऊपर उठाऊं, ठीक है? और जैसे ही उठा लूंगी, the force has done. ओके, तो मैंने क्या किया? इसको पुश किया. ओके, मैंने इसको पुश किया अपनी तरफ, या पुल किया. मैं इसे हटाना चाहती हूँ. आई हैव पुल इट. ओके, सो टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क, ईदर वी पुश और वी पुल. सो दैट एफर्ट इज कॉल्ड फोर्स. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पुश या पुल करें तो वो फोर्स वर्क करे. जैसे कि मान लीजिए कि पेन पे फोर्स लगाया गया, पुश किया गया, तो वो ऊपर आ गया, ठीक है? वी पिक्ड इट अप और वी थ्रो इट. अगर हमें नहीं चाहिए और हमने उसे फेंक दिया, ओके, वी थ्रो इट. लेकिन अगर कोई हम ऐसा वर्क करें जिसमें हम एफर्ट तो करें, फोर्स अप्लाई करें, लेकिन हमें रिजल्ट कुछ भी ना मिले, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. मेन क्या हम लोगों ने क्या चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट में मोशन जब पढ़ा था तो हम लोगों ने रेस्ट और मोशन दो स्टेट पढ़ी थी. तो रेस्ट स्टेट में क्या होता है कि बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट, एंड मोशन में क्या होता है? बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. सो मोशन होता क्यों है? जब हम व्हेनेवर वी अप्लाइड अ फोर्स ओवर इट. जैसे कि ये पेन रखा है तो ये रेस्ट में है, ठीक है? अब ये रेस्ट में ही रहेगा. जब हम इस पे कोई फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोशन होगा, इसकी प्लेस में चेंज हो गया. तो फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. ओके, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जब हम फोर्स लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. मान लीजिए कि आपके घर में एक डोर है. सबके घर में डोर होता है, मानने की कोई जरूरत ही नहीं है. सबके रूम में एक एक डोर है. आपका डोर ओपन है, ठीक है? तो आप उसे ओपन का मतलब ये हुआ कि लॉक नहीं लगा है उसमें, ठीक है? तो आप जिस साइड से जाएंगे, मानिए एक साइड से वो पुश होके ओपन होगा और एक साइड से वो पुल होके ओपन होगा, ठीक है? एक तरफ आप पुश करते हैं तब वो खुलता है, अपोजिट साइड आप चाहते हो तो पुल करते हो तब वो ओपन होता है. अब अगर मान लीजिए उसी डोर में लॉक लगा है, अंदर से कोई है उस रूम में और उसने उसमें लॉक लगा लिया है. अब आप बाहर से जितना भी एफर्ट लगाएं, क्या वो डोर ओपन होगा? नहीं होगा, ठीक है? जितना भी आप एफर्ट लगाएं वो डोर ओपन नहीं होगा, जब तक कि आप सीआईडी के दया नहीं बन जाएंगे. वो दया कौन थे जो सीधा लात मार के डोर को ओपन ही तोड़ ही देता था बेचारा. तो वो तो आप बन नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली. तो आप जो भी जितना भी एफर्ट लगाएंगे, इधर पुश करेंगे और पुल करेंगे, वो डोर ओपन नहीं होगा, ठीक है? तो आपने एफर्ट लगाया लेकिन कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है? तो ये चीज तो हमने डिस्कस करी कि फोर्स इज एन एफर्ट. वी डू दिस एफर्ट बाय पुशिंग और पुलिंग सम ऑब्जेक्ट, and it may happen that we get the result, or we may get not. It tried to produce motion in a body. It tried to produce, ठीक है? फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो वो किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करता है, या कर देता है, या ट्राई करता है, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन दी पर्टिकुलर कंडीशन. अब मान लीजिए आप किसी वॉल के ऊपर फोर्स लगाएं, उसे पुल करें, क्या आप उसे पुल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है? यू आर ट्राइंग, यू आर एफर्टिंग, यू आर पुशिंग इट, बट यू डिड नॉट क्रिएट मोशन. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि फोर्स जब लगता है तो होता क्या है. मान लीजिए कोई बॉडी चल रही है,
आप फोर्स लगा के उस बॉडी को, चलते हुई बॉडी को रोक सकते हैं। आप फोर्स लगा के उस बॉडी की स्पीड को और बढ़ा सकते हैं। वो ऑलरेडी चल रही है, आप उसकी स्पीड को और बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉल है और वो बॉल रोल होके आ रही है, आपने फिर से यहाँ पर एक उसे किक मारी तो उसकी स्पीड बढ़ गई, या आपने यहाँ पर आकर उसको अपने पैर से रोक लिया तो उसकी स्पीड 0 हो गई, कम हो गई। ठीक है, या आपने क्या किया उसको, तो आपने चलते हुए बॉल को रोक लिया, स्टॉप कर लिया। ठीक है, आपने चलते हुए बॉल की स्पीड इंक्रीज कर दी, या आपने उसकी स्पीड डिक्रीज कर दी। आपने रोकने की कोशिश करी लेकिन वो रुकी नहीं, पर लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई। जैसे कि आप क्रिकेट मैच में देखते हैं, फील्डर बॉल रन कर रही होती है, फील्डिंग अच्छी होती है, बॉल को रोक लेते हैं, ठीक है, बाउंड्री होने से। या कभी कभी क्या कहते हैं, बाउंड्री रोकने के चक्कर में वो इतनी तेज से उसको हिट कर देता है कि वो और तेजी से बॉल जाके बाउंड्री हो जाती है, या फिर उसको कैच कर लेते हैं और वो स्टॉप कर लेते हैं। तो फोर्स किसी चलते हुए बॉडी को रोक सकता है, उसकी स्पीड बढ़ा सकता है, उसकी स्पीड डिक्रीज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, किसी इस डायरेक्शन में जा रही है बॉल, इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर आई, आपने इधर से फोर्स मारा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। ठीक है, तो फोर्स इस तरीके के चेंजेस बॉडी में कर सकता है, किसी बॉडी की शेप और साइज को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए बॉल थोड़ी बहुत हार्ड सरफेस की नहीं है, तो अगर इस पे बहुत तेज फोर्स लगाया जाए तो वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी, उसका शेप और साइज बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट फोर्स के होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था फोर्स कितने टाइप का होता है। फोर्स 2 टाइप्स का होता है मेनली, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या फर्क हुआ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में? मान लीजिए ये आपका एक ब्लॉक रखा है, ये एक ब्लॉक है, ये किसी सरफेस पे रखा है, ये अभी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इट इज इन अ पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो इफ इट इज इन अ पोजिशन ऑफ रेस्ट, इट मीन्स देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉक्स। द आंसर इज नो, द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉक्स। कुछ फोर्सेस हैं जो बॉक्स पे एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस आर प्रेजेंट ओवर हियर। पहला फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स क्या होता है? अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड फोर्स पे एक रिएक्शन लगाता है, फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये फोर्स ऑफ रिएक्शन इस ग्रेविटी को बैलेंस करता है। ठीक है, इस ग्रेविटी को बैलेंस करता है। आप जब हम चलते हैं तो हाउ वी आर वॉकिंग, वी लिफ्ट अवर लेग अप एंड देन वी डाउन। हम नहीं नीचे रखते हैं, बल्कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसे ही हम अपने पैर को ऊपर उठाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ पुल करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करता है, और क्योंकि ऊपर उसके एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लग रहा होता है, इसलिए हम बैलेंस में खड़े होते हैं। ठीक है, तो जब दो फोर्स एक दूसरे को इक्वल अमाउंट के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, तो बॉडी मूव नहीं करती है। ठीक है, when two forces are acting on a body such that they balance each other and they act in opposite direction, such forces are called balanced forces. इनका रिजल्टेंट 0 होता है। रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट का मतलब हुआ नेट फोर्स। इनका नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, 0 कैसे होता है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर हम एक डायरेक्शन को प्लस कहें तो दूसरे डायरेक्शन को माइनस कहें। मान लीजिए ऊपर प्लस एफ लग रहा है और नीचे माइनस एफ लग रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो प्लस एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0। तो बैलेंस फोर्सेस का जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप इस ब्लॉक को इस तरफ से एक फोर्स लगाया आपने F1 अमाउंट का, तो ये क्या होगा? ये ब्लॉक इस तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हैं तब भी ये ब्लॉक इस तरफ मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जो
किसी बॉडी के मोशन को रोकता है, विच ट्राइंग टू स्टॉप द मोशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। हर बॉडी का एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे क्लास 7th और 8th में कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। इट ट्राइज टू स्टॉप द मोशन इन द बॉडी। अगर हम कोई बॉडी को मूव करते हैं तो मूव करने पे उसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जो उस बॉडी के मोशन को नहीं होने देता है, ठीक है, विच ट्राइंग टू स्टॉप द बॉडी। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वैसे ही यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए, ये एग्जाम्पल हुए बैलेंस्ड फोर्स के, यानी कि टू फोर्स आर एक्टिंग in opposite direction such that the net force of the body or resultant force of the body is zero. How zero? Because they are acting on the opposite direction and they are of same magnitude. They are of same magnitude, same परिमाण के होते हैं। अगर इधर भी 2 न्यूटन है तो उधर भी 2 न्यूटन होगा, तो क्या होते हैं, इस तरीके के फोर्सेस को कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। तो इसी तरीके से हम लोगों ने बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या नोट करी थी, वी हैव नोटेड if the resultant of the applied forces is equal to 0, it is called balance force। यानी कि फोर्स बॉडी पे कुछ इस तरीके से लगे कि अपोजिट डायरेक्शन में लगे और इक्वल मैग्नीट्यूड के लगे कि उनका नेट फोर्स 0 आ जाए, तो इस तरीके के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। जब बैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे लगते हैं तो बॉडी मूव नहीं करती है, बॉडी मूव नहीं करती। अब आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, ये आपकी एक रोप है, ठीक है, यहां पर 2 लोग हैं जो इस रोप को इधर से होल्ड किए हैं और 2 लोग इधर से होल्ड किए। अब क्या है, अगर ये दोनों टीम, अगर मान लीजिए ये टीम ए है और ये टीम बी है, ये दोनों टीम ए और टीम बी इक्वल फोर्स लगा रही हैं, तो रोप क्या होगी, मूव नहीं करेगी, किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो इस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। अब यहीं पर अगर आप मान लीजिए कि टीम बी ज्यादा स्ट्रांग है, तो टीम बी ज्यादा फोर्स लगाएगी। अगर ये 2 न्यूटन लगाएगा तो ये 4 न्यूटन मान लीजिए लगा रही है, तो क्या होगा, रोप इस साइड में मूव कर जाएगी, ये लोग भी इधर आके गिर जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी, अब देखिए जब इन दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, मान लीजिए 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, 2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक माइनस हो जाएगा 0। अब अगर जब मान लीजिए एक ने 4 न्यूटन लगा दिया तो ये वाली टीम जीत गई, तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। Such type of force is called unbalanced force. When the resultant force is not equal to 0, it is greater than 0, then such type of force is called unbalanced force. Unbalanced force में क्या होता है, बॉडी जो रखी होती है उसमें ये 2 फोर्स जो होते हैं, रिएक्शन और ग्रेविटी, वो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एवरी टाइम दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, क्योंकि ये अर्थ की प्रॉपर्टी है और ये ग्राउंड की प्रॉपर्टी है। ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये ग्राउंड लगा रहा है बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में और अर्थ लगा रही है उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं F1, और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक फोर्स लगा रहा है F2, ठीक है। तो अगर ये वाला फोर्स इस फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी क्या होगी, इस तरफ मूव कर जाएगी, यानी मोशन प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में। और अगर ये वाला फोर्स इस फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी इस डायरेक्शन में चली जाएगी और मोशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो दोनों ही केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जिसमें when number of forces are acting on a body such that resultant of a force is not equal to 0, then such type of force is called unbalanced force. अनबैलेंस फोर्स क्रिएट मोशन। अब आप देखिए, क्योंकि अनबैलेंस्ड है तो बॉडी या तो इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी। अगर बैलेंस होता तो वो मूव नहीं करती। जैसे बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा सर्कस में बहुत से ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें लोग बहुत सारे सॉसर और कप और सॉसर और कप का एक बड़ा सा पेल अपने सर पे लेके चलते, तो वो क्या करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं ना, वो मूव नहीं करता है, उसको ऐसे फोर्स लगाते हैं अपनी बॉडी से कि वो बैलेंस कंडीशन में रहता है। तो बस नाम से जाहिर हो रहा है कि बैलेंस है अगर तो मोशन नहीं होगा, अनबैलेंस्ड है तो मोशन
होगा। अब अनबैलेंस फोर्स है तो बॉडी मूव कर जा रही है, इसलिए अनबैलेंस फोर्स बॉडी में कोई भी शेप और साइज में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये कोई भी बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी अनबैलेंस फोर्सेस की, ये सारी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एक कोई बॉडी है, दिस इज प्लेस्ड ओवर अ सरफेस, इफ इट इज इन अ पोजिशन ऑफ रेस्ट, so it will be in a position of rest unless we applied some force on it. When we applied a force on it, it produces motion in it. Similarly, if a body is moving with uniform velocity, then it will move in the same direction with same velocity unless we apply some force over it. To make it stop or to make it move with some different velocity. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या नहीं चल रही है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब वो मूव करेगी। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और एक किसी वेलोसिटी, मान लीजिए u वेलोसिटी से चल रही है, तो वो इसी वेलोसिटी से चलेगी जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। और वो फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को या तो रोक देगा या इसकी स्पीड चेंज कर देगा, यू से वी कर देगा। ठीक है, यही है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने यही कहा था कि अ बॉडी विल रिमेन इन अ पोजिशन ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, और ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स होगा अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि बैलेंस फोर्स तो बॉडी में कोई भी मोशन क्रिएट ही नहीं करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मान लीजिए कि कोई बॉल है, आपने बॉल को थ्रो किया, ये ग्राउंड पे ऐसे जा रहा है और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे ये स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? जब फोर्स लग ही नहीं रहा है तो ये क्यों स्टॉप हो जाता है, क्यों नहीं चल रहा है उसी मोशन से? क्योंकि यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ही यहाँ पर फोर्स लगा, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करने लगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और धीरे 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 वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये वाला फोर्स वीक होता जाता है और फ्रिक्शनल फोर्स उससे इंक्रीज होता जाता है और ये इस बॉडी को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट ना हो तो ये बॉडी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो बॉडी के मोशन को रोक देता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होती है बॉडी की प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी, यानी वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहती है। ये एक बॉडी की किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। इट डज नॉट अलाउ द एक्सटर्नल फैक्टर टू प्रोड्यूस चेंज इन इट। ठीक है, जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक आपका ये ब्लॉक है, ये 5 किलोग्राम का है, और एक ये ब्लॉक है, ये आपका 15 किलोग्राम का है। तो आपको फोर्स लगाकर दोनों ब्लॉक को मूव करना है। तो आप बताइए किस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे आप? बहुत ही कम फोर्स लगाएंगे आप। मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी आपकी मूव कर जाएगी। लेकिन क्या यही 2 न्यूटन के फोर्स से ये 15 केजी की बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। इसके लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब ये बॉडी मूव करेगी। तो किस चीज पे डिपेंड हुआ आपका? जिस बॉडी का वेट ज्यादा है, जिस बॉडी का मास ज्यादा है, उस पे इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया का मतलब कि उसकी वो एबिलिटी ज्यादा है कि वो अपने अंदर चेंज प्रोड्यूस नहीं करना चाह रही है, और उसके इनर्शिया को हटाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना ज्यादा टफ होता है देन द लाइटर वन। अगर बहुत हल्के से ऑब्जेक्ट है आप आराम से उसे उठा बैठा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत भारी है
तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें उसे मूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस करे थे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।